अष्टयाम की रचना ब्रज भाषा में करने वाले लेखक थे? ऑप्शन ए सूरदास, बी नाभादास, सी विठलनाथ या ऑप्शन डी नंददास। तो देखिए अष्टयाम की रचना किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नाभादास। याद रखिएगा अष्टयाम की रचना ब्रज भाषा में करने वाले लेखक का नाम था नाभादास। यहाँ पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। अब देखिए इसके बाद प्रश्न संख्या 2, काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष थे? ऑप्शन ए राधा कृष्ण दास, ऑप्शन बी आचार्य प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल या ऑप्शन डी भारतेंदु। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा राधा कृष्ण दास। याद रखिएगा काफी अच्छा प्रश्न है। काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष, यहाँ पर अध्यक्ष की बात की गई है ना कि संस्थापक की। तो याद रखिएगा दोनों में अंतर है। अगर संस्थापक पूछा जाता है तो श्याम सुंदर दास वहां पर राइट आंसर होगा, और अगर आपसे पूछा जाता है कि काशी नागरी प्रचारणी सभा के प्रथम अध्यक्ष के बारे में तो याद रखिएगा राधा कृष्ण दास, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3। देखिए प्रश्न संख्या 3 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? ऑप्शन ए मागधी, बी अर्ध मागधी, सी सौरसैनी या ऑप्शन डी ब्राह्मण। तो देखिए हिंदी खड़ी बोली जो है किस अपभ्रंश से विकसित हुई है, ये प्रश्न मैं पहले भी करा चुका हूं आप लोगों को। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सौरसैनी अपभ्रंश से हिंदी खड़ी बोली या पश्चिमी बोली का जो है विकास हुआ है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। अब देखिए प्रश्न संख्या 4, कचहरियों में नागरी भाषा का प्रयोग शुरू हुआ, मतलब नागरी भाषा का प्रयोग कचहरियों में कब से यानी किस वर्ष से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए 1930 से, बी 1915 से, 1900 से या ऑप्शन डी 1870 से। तो किस वर्ष में नागरी भाषा का प्रयोग जो है कचहरियों में किया जाने लगा था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1900 से। याद रखिएगा वर्ष 1900 से इसका जो है प्रयोग हुआ था। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5, यहाँ पर आपसे देखिए पूछा गया है प्रश्न संख्या 5, निम्नलिखित में से किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी छत्तीसगढ़, सी उत्तराखंड या ऑप्शन डी जम्मू कश्मीर। तो देखिए किस राज्य की राजभाषा हिंदी नहीं है? तो सरल प्रश्न है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, जम्मू कश्मीर की राजभाषा हिंदी नहीं है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, वीर गाथा काल का कवि नहीं है? ऑप्शन ए चंद बरदाई, बी नामदेव, सी जगनीक या ऑप्शन डी मधुकर। तो इनमें से कौन है जो वीरगाथा काल का कवि नहीं है? देखिए अगर चंद बरदाई वीरगाथा काल के कवि हैं, जगनीक भी वीरगाथा काल के कवि हैं और मधुकर भट्ट ये भी वीरगाथा काल के कवि हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा नामदेव, जो कि वीरगाथा काल या आदिकाल के कवि नहीं है, ये भक्ति काल के कवि हैं। याद रखिएगा चंद बरदाई, जगनीक और मधुकर भट्ट ये तीनों ही वीरगाथा काल या आदिकाल के कवि हैं, और नामदेव जो है वह भक्ति काल के कवि हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन भी राइट हो जाएगा कि नामदेव वीरगाथा काल के कवि नहीं है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न संख्या 7, मुंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए 1951 में या ऑप्शन बी 1935 में, सी 1938 में या ऑप्शन डी 1933 में। तो देखिए मुंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 1938 में। काफी अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है कि मुंबई हिंदी विद्यापीठ की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखिएगा 1938 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है देखिए प्रश्न संख्या 9, ब्रज भाषा है पूर्वी हिंदी, बी पश्चिमी हिंदी, सी बिहारी हिंदी या ऑप्शन डी पहाड़ी हिंदी। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पश्चिमी हिंदी की बोली। तो याद रखिएगा ब्रज भाषा जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं खड़ी बोली, हरियाणवी, बांगरू, कन्नौजी, बुंदेली और ब्रजभाषा, ये जो मैंने बोलियां आप लोगों को बताई हैं ये सारी पश्चिमी हिंदी की बोलियां हैं। और पूर्वी हिंदी की अगर बोली आपसे पूछी जाती है तो याद रखिएगा बघेली, छत्तीसगढ़ी और अवधी। तो ये जो पूर्वी हिंदी की बोलियां हैं और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत मैंने आप लोगों को बता दी। तो ब्रजभाषा जो है पश्चिमी हिंदी की बोली है, ना कि पूर्वी हिंदी की। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10,
कुमायूनी किस प्रांत में बोली जाती है? ऑप्शन ए छत्तीसगढ़ में, बी उत्तराखंड में, सी मिथिलांचल में या ऑप्शन डी पंजाब में। कुमायूनी किस प्रांत में बोली जाती है? याद रखिएगा उत्तराखंड राज्य के कुमायूनी जिले में ये जो है बोली जाती है। कुमायूनी किस प्रांत में बोली जाती है? उत्तराखंड राज्य में। ठीक है, यहाँ पे आपको ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 11, रायबरेली में कौन सी बोली का प्रचलन है? ए ब्रज, बी भोजपुरी, सी अवधी और डी खड़ी बोली। तो देखिए रायबरेली में कौन सी बोली का प्रचलन है? तो यहाँ पर राइट हो जाएगा ऑप्शन सी, अवधी बोली का। याद रखिएगा रायबरेली में किस बोली का अधिक प्रचलन है? अवधी बोली का। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 12, इनमें से कौन सी बोली पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है? ए अवधी, बी ब्रज, सी बुंदेली या डी कन्नौजी। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि पश्चिमी हिंदी की बोलियां कौन कौन सी हैं? कन्नौजी, ब्रज और बुंदेली। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अवधी, जो कि पश्चिमी हिंदी वर्ग की नहीं है, यह है पूर्वी हिंदी वर्ग की। याद रखिएगा अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी ये तीनों ही पूर्वी हिंदी वर्ग की बोलियां हैं, ना कि पश्चिमी हिंदी वर्ग की। तो ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। देखिए पूछा गया है कि मेरठ सहारनपुर किस बोली क्षेत्र में है? ए बांगरू, बी अवधी, सी मराठी या ऑप्शन डी खड़ी बोली। तो देखिए मेरठ सहारनपुर किस बोली क्षेत्र में है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी खड़ी बोली। ठीक है, याद रखिएगा मेरठ और सहारनपुर किस बोली क्षेत्र में आते हैं? किस बोली क्षेत्र में है? ऑप्शन डी खड़ी बोली। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, अपभ्रंश का पहला कवि माना जाता है? ए विद्यापति को या ऑप्शन बी स्वयंभू को, सी चंद को या ऑप्शन डी रोड़ा को। तो देखिए अपभ्रंश का प्रथम कवि या पहला कवि किसको माना जाता है? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, स्वयंभू को। याद रखिएगा ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि अपभ्रंश का प्रथम कवि या पहला कवि जो है किसे माना जाता है? स्वयंभू को। याद रखिएगा अपभ्रंश का पहला कवि स्वयंभू को माना जाता है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, तो देखिए अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 15, दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए हैदराबाद में, बी कोचीन में, सी मद्रास में या ऑप्शन डी बेंगलुरु में। तो दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिएगा यहाँ पर ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, मद्रास में। पहले भी प्रश्न मैंने आप लोगों को कराया था, तो याद रखिएगा दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय मद्रास में है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न पूछा गया है प्रश्न संख्या 16, 12 बरस लो कुकुर जीवे और 13 बरस लो जिये सियार, बरिस 18 छत्री जीवे आगे जीवन को धिक्कार। इन पंक्तियों के रचयिता हैं। तो ये जो पंक्तियां दी गई हैं इनके रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए विद्यापति, बी खुसरो, सी गोरखनाथ या ऑप्शन डी जगनीक। तो देखिए ये पंक्तियां जो है हिंदी की परीक्षा में पूछी जाती हैं, तो इस प्रश्न का सही आंसर ध्यान से देखिएगा, इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी जगनीक। याद रखिएगा ये जो पंक्तियां हैं 12 बरस लो कुकुर जीवे, इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वह है जगनीक। ठीक है, याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आता है तो गलत मत कीजिएगा। तो अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न दिया गया है प्रश्न संख्या 17। देखिए आदिकाल को अपभ्रंश काल नाम दिया है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने या ऑप्शन बी मिश्र बंधु ने, सी आचार्य शुक्ल ने या ऑप्शन डी धीरेन्द्र ने। आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने दिया है? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, धीरेन्द्र वर्मा ने। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न दिया गया है 18वां प्रश्न, खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान है क्योंकि अंग्रेजों ने खड़ी बोली के विकास को प्रमुखता दी। सेकंड है कि खड़ी बोली के प्रशिक्षण से विविध साहित्यिक विधाओं में सृजन हुआ। या थर्ड, खड़ी बोली में साहित्यिक लेखन युग की आवश्यकता थी। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन से पॉइंट सही है, यानी 1 2 3 तीनों ही सही हैं, या जो भी विकल्प सही है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। यानी ये प्रश्न आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, प्रश्न संख्या 18 का जो भी राइट आंसर है आपके हिसाब से आप उसको कमेंट करके बताइएगा कि खड़ी बोली के विकास में फोर्ट विलियम कॉलेज का विशिष्ट योगदान क्यों था। तो इसके लिए 3 कथन दिए गए हैं, 3 पॉइंट दिए गए हैं, तो आप लोग बताइएगा कि कौन सा जो है विकल्प सही होगा। यानी ये जो प्रश्न है वह आप लोगों के लिए दिया गया है।
अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 19 यहाँ पर दिया गया है। देखिए, बारहमासा वर्णन सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? ऑप्शन ए पृथ्वीराज रासों में, बी पदावली में, सी वर्ण रत्नाकर में, या डी बीसलदेव रासों में। बारहमासा वर्णन सर्वप्रथम किस रचना में मिलता है? याद रखिएगा, अगर ये प्रश्न आता है तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन डी, बीसलदेव रासों में। और इसके जो रचनाकार हैं वह है नरपति नाल। याद रखिएगा, बारहमासा का वर्णन किस में मिलता है? बीसलदेव रासों में। और इसके जो रचनाकार हैं वह है नरपति नाल। ठीक है, याद रखिएगा प्रश्न। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। देखिए 20वां प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, देसी नाम माला के रचयिता हैं? ऑप्शन ए गोरखनाथ, बी हेमचंद्र, सी मधुकर कवि, या डी रोड़ा कवि। तो देखिए देसी नाममाला की जो रचनाकार है वह है हेमचंद्र, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा, देसी नाममाला के रचनाकार है हेमचंद्र। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न दिया गया है, प्रश्न संख्या 21। देखिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित साहित्यिक वादों के साथ संबंधित कवियों का सुमेलन कीजिए। तो देखिए यहाँ पर दिया गया है प्रगतिवाद, आलावाद, अकविता और प्रयोगवाद। तो आप लोग जानते हैं कि प्रगतिवाद कवियों के नाम आप लोगों को पता होंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर देखा जाए अज्ञे जो कि प्रयोगवादी कवि है, तो यहाँ पर ये आंसर नहीं होगा। तो अज्ञे जो है प्रयोगवादी कवि है, यानी डी को हम ए के साथ करेंगे मिलान। अगर देखा जाए प्रगतिवादी कवियों में, तो प्रगतिवादी कवियों में आते हैं त्रिलोचन, यानी ए का जो है मिलान होगा जो है 5 के साथ। अब देखा जाए हालाबाद, आप लोग जानते हैं हरिवंश राय बच्चन, यानी 4। और जो अकविता है वह है जगदीश चतुर्वेदी, यानी 2 के साथ। तो आप लोग देख सकते हैं ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसमें हमने ए को 5 और बी को जो है 4 के साथ मिलान किया है। तो देखते हैं ऐसा ऑप्शन कौन सा है जिसमें ए को 5 और बी को 4। तो देखिए पहला ही ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा, जिसमें ए को 5 और बी को 4 और सी को 2 और डी को 1 के साथ मिलान किया, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। एक बार मैं फिर से आप लोगों को बता दूं, एक बार देखिए, प्रगतिवाद जो कवि है आप लोग जानते हैं त्रिलोचन जो है प्रगतिवादी कवि है। अगर आप बात करें हालावाद कवियों में तो वह हरिवंश राय बच्चन, और अगर आप बात करें प्रयोगवाद की तो है अज्ञे जी। तो यहाँ पर देखिए जो सी ऑप्शन है कविता वह है जगदीश चतुर्वेदी। तो याद रखिएगा, ये आपसे पूछा जा सकता है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए। और इनके जो कवियों के नाम है वो आप लोगों को जरूर याद कर लीजिएगा, जो प्रगतिवादी कवियों के नाम, प्रयोगवाद कवियों के नाम, हालावाद कवियों के नाम। तो इस तरह से आप लोगों से प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग इन कवियों के नाम जरूर याद कर लीजिएगा। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 22। निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो सबसे पहले है भारतेंदु, ब्राह्मण, विशाल भारत और आज। तो देखिए भारतेंदु जो पत्रिका है उसका मिलान होगा 3 के साथ, यानी राधाचरण गोस्वामी। ब्राह्मण आप लोग जानते हैं प्रताप नारायण मिश्र, यानी सामने ही यहाँ पर इसका आंसर दिया गया है। विशाल भारत आप लोग जानते हैं बनारसी दास चतुर्वेदी, और आज पत्रिका जो है वह है शिव प्रसाद गुप्त। तो यानी ये मिलान बिल्कुल सही है। तो देखते हैं इसका जो विकल्प कौन सा सही होगा। ए को हमने 3 के साथ मिलान किया है और बी को जो है 2 के साथ। तो देखते हैं कौन सा विकल्प दिया गया है जिसमें ए को 3 और बी को 2 के साथ। तो देखिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। ए को 3, बी को 2 पे, सी को 4 और डी को 1 के साथ मिलान किया गया, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो एक बार आप लोग देख लीजिएगा मिलानों को, क्योंकि इस पे आधारित प्रश्न पूछे जाते हैं। हो सकता है कभी कभी सेम प्रश्न भी आ जाते हैं, तो एक बार देख लीजिएगा। अब देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 23। यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? ऑप्शन ए शिवदान सिंह चौहान, ये तो हैं। शिव कुमार मिश्र, ये भी हैं। प्रकाश चंद्र गुप्त, ये भी हैं। राम स्वरूप चतुर्वेदी। ऑप्शन डी यहाँ पर देखिए क्लियर यहाँ पर आंसर दिखाई दिया है कि निम्नलिखित में से कौन मार्क्सवादी आलोचक नहीं है? राम स्वरूप चतुर्वेदी। याद रखिएगा, सरल प्रश्न है। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसकी रचना है? ए विद्यानिवास मिश्र, विष्णुकांत शास्त्री, कुबेर नाथ राय, या ऑप्शन डी गुलाब राय। देखिए पहले भी मैंने आपको एक बार प्रश्न बताया था कि मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके जो रचनाकार हैं वह है विद्यानिवास मिश्र, यानी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, इसके जो रचनाकार हैं वह है विद्यानिवास मिश्र। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 25।
निम्नलिखित में से कौन सी आलोचना कृति विजयदेव नारायण शाही की है? कौन सी आलोचना कृति है जो विजयदेव नारायण शाही की है? ऑप्शन ए जायसी, सूरदास, साहित्यालोचन या रसमीमांसा। तो देखिए विजय देव नारायण की आलोचना जो कृति है वह है जायसी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन सही है जायसी, जो कि आलोचना कृति है विजय देव नारायण शाही की। तो याद रखिएगा, प्रश्न आता है कि विजय देव नारायण शाही की आलोचना कृति का नाम बताइए, तो याद रखिएगा जायसी। अब इसके बाद देखिए 26वां प्रश्न, कथा सरित सागर कृति है ए सोमदत्त की, भारवी की, वाल्मीकि की या भभूति की? तो देखिए कथा सरित सागर कृति किसकी है? सोमदत्त की, यानी इसका भी पहला ही ऑप्शन सही होगा, कथा सरित सागर कृति के लेखक हैं सोमदत्त। अब इसके बाद देखिए 27वां प्रश्न आप लोगों से पूछा है। देखिए 27वां प्रश्न है, शून्यवाद की व्याख्या किसने की है? ए गोरखनाथ ने, बी पतंजलि ने, सी नागार्जुन ने या डी स्वयंभू ने? तो देखिए शून्यवाद की व्याख्या किसने की है? ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नागार्जुन ने। याद रखिएगा शून्यवाद की व्याख्या किसने की है? नागार्जुन ने। अब इसके बाद 28वां प्रश्न है, मृच्छ कटिकम कृति के रचयिता हैं ए कालिदास, बी शूद्रक, क्षेमेंद्र या डी भरत? तो देखिए इस कृति के जो रचनाकार कौन है? मृच्छ कटिकम कृति के जो रचनाकार हैं वह शूद्रक, यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है, प्रश्न संख्या 29वां प्रश्न है कि तुलसी के प्रमुख ग्रंथों के उदाहरण किस अलंकार ग्रंथ में हैं? ए कविकुल, कंठावरण या शिवराज भूषण, तुलसी भूषण या काव्य निर्णय? तुलसी के प्रमुख ग्रंथों के उदाहरण किस अलंकार ग्रंथ में है? तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, तुलसी भूषण में। याद रखिएगा, एक एक प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा, क्योंकि हो सकता है कभी कभी प्रश्न रिपीट भी हो जाते हैं, तो इस तरह से एक एक प्रश्न के आंसर को अच्छी तरह से देखिएगा कि तुलसी के प्रमुख ग्रंथों के उदाहरण किस अलंकार ग्रंथ में है? तुलसी भूषण में। अब इसके बाद देखिए 30वां प्रश्न पूछा गया है आप लोगों से। देखिए 30वां प्रश्न है, रस दर्पण कृति के लेखक हैं ए भूषण, बी ग्वाल, सी भिखारी दास या डी सेवादास? तो देखिए रस दर्पण कृति के लेखक या रचनाकार कौन है? ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, सेवादास। याद रखिएगा रस दर्पण कृति के रचनाकार का नाम है सेवादास। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, 31वां प्रश्न है, रघुनाथ अलंकार के रचयिता हैं ए सेवादास, बी महंत दास, सी विश्वनाथ सिंह या डी ग्वाल? अभी यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि रस दर्पण कृति के लेखक सेवादास। अब यहाँ पर पूछा गया है कि रघुनाथ अलंकार के रचनाकार कौन है? तो ये भी ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा, सेवादास। याद रखिएगा रस दर्पण और रघुनाथ अलंकार दोनों कृतियों के जो रचनाकार हैं वह सेवादास हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए 32वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से। देखिए 32वां प्रश्न है कि बाड़ी भूषण ग्रंथ के रचयिता हैं ए सेवादास, राम सिंह, राम शाही या राम सहाय? बाड़ी भूषण ग्रंथ के जो रचनाकार हैं, अगर ये प्रश्न आता है तो ऑप्शन डी ही इसका सही आंसर है, राम सहाय, जो कि बाड़ी भूषण ग्रंथ के रचनाकार हैं। अब देखिए 33वां प्रश्न है कि बाड़ी भूषण का वर्ण विषय है ए रस, अलंकार, छंद या नीति? तो देखिए बाड़ी भूषण का वर्ण विषय क्या है? ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा, अलंकार। ठीक है, याद रखिएगा 32वां और 33वां दोनों प्रश्न देख लीजिए। बाड़ी भूषण ग्रंथ के रचनाकार राम सहाय है और वर्ण विषय जो है अलंकार है। ठीक है, यहाँ तक आपको 33 प्रश्नों तक क्लियर है। अब इसके बाद चलिए प्रश्न संख्या 34 देखते हैं। ठीक है, 34वां प्रश्न दिया गया है, बिहारी को देव से श्रेष्ठ मानते हैं ए गियर्सन, बी गारसा दत्तासी, सी शिव सिंह सेंगर या पदम सिंह शर्मा? इन चारों में से कौन है जो बिहारी को देव से श्रेष्ठ मानते हैं? तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, पदम सिंह शर्मा, जो कि बिहारी को देव से श्रेष्ठ मानते हैं। अब इसके बाद देखिए 35वां प्रश्न पूछा गया है कि निम्नलिखित पुस्तकों में निराला की कहानियों का संग्रह किस रचना में दिया गया है? ए अनामिका में, बी चतुरी चमार में, सी तुलसीदास में या डी गीतिका में? प्रश्न को अच्छी तरह से देखिएगा कि निम्नलिखित जो पुस्तकों के नाम दिए गए हैं इनमें से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कहानियों का संग्रह किस रचना में दिया गया है? तो देखिए अच्छी तरह से प्रश्न को पढ़िए और ऑप्शन बी टिक कीजिए, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, चतुरी चमार में।
ठीक है, प्रश्न को गलत मत कीजिएगा कि निराला जी की कहानियों का संग्रह किस रचना में दिया गया है, चतुरी चमार में, ना कि अनामिका में, ना तुलसीदास में, ना गीतिका में। तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए 36वां प्रश्न। देखिए 36वां प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कवि को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है। मतलब निम्नलिखित में से किस कवि को प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है, जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, सुमित्रानंदन पंत को, या रामेश्वर शुक्ल अचल को। तो देखिए प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाना जाता है सुमित्रानंदन पंत को, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है, सुमित्रानंदन पंत जी को। ठीक है, अब इसके बाद 37वां प्रश्न दिया गया है। देखिए 37वां प्रश्न है, वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। उपर्युक्त काव्य पंक्तियों के रचयिता कवि का क्या नाम है। कि वियोगी होगा पहला कवि, आहा से उपजा होगा गान, उमड़कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो देखिए ये जो पंक्तियां हैं, इन पंक्तियों के जो रचनाकार हैं वह है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं, या महादेवी वर्मा है, सुमित्रानंदन पंत है, या डॉक्टर राम कुमार वर्मा है। तो देखिए इनमें से कौन है जो इन पंक्तियों के रचनाकार हैं। तो याद रखिएगा, मैं आपको आंसर बता दूं, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, सुमित्रानंदन पंत। यानी इन पंक्तियों के रचनाकार जो है सुमित्रानंदन पंत है। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न देखते हैं। 38वां प्रश्न दिया गया है। देखिए 38वां प्रश्न है कि पंत जी की किस रचना पर हिंदी का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। सुमित्रानंदन पंत की किस रचना पर हिंदी का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। यानी चिदम्बरा पर हुआ था, या कला और बूढ़ा चांद, लोकायतन पर, या युगवाड़ी पर। तो देखिए अच्छा प्रश्न है, परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आपसे पूछे जाने हैं कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको किस रचना पर मिला, किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किसे पद्म भूषण पुरस्कार मिला। तो इसी तरह से प्रश्न जो है आपसे पूछे जाने हैं परीक्षा में। तो देखिए पंत जी को किस रचना पर मिला था, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चिदम्बरा कृति पर। ठीक है, याद रखिए चिदम्बरा रचना पर इन्हें हिंदी का प्रतिष्ठित ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद देखिए 39वां प्रश्न आपसे पूछा गया है। देखिए प्रश्न संख्या 39 है, किस महापुरुष से प्रभावित होकर पंत का झुकाव काव्य में आध्यात्मिकता की ओर हुआ। ए जयशंकर प्रसाद, श्री अरविंद, रामकृष्ण परमहंस, या उपयुक्त तीनों की वजह से। तो देखिए किस महापुरुष से प्रभावित होकर जो है पंत जी का झुकाव काव्य में आध्यात्मिकता की ओर हुआ था, श्री अरविंद की वजह से। यानी ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा 39वें प्रश्न का जो राइट आंसर होगा बी, श्री अरविंद की वजह से सुमित्रानंदन पंत का झुकाव जो है काव्य में आध्यात्मिकता की ओर हुआ था। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है जो कि प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है। 40वां प्रश्न दिया गया है कि भारत सरकार की ओर से पंत जी को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था। पद्मश्री से, पद्म विभूषण से, भारत रत्न से, या पद्म भूषण से। तो भारत सरकार की ओर से सुमित्रानंदन पंत को किस उपाधि से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण से। यानी ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न, यानी प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न था। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये प्रैक्टिस सेट पसंद आया होगा, आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर प्रश्न आप लोगों को पसंद आए, प्रैक्टिस सेट पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि और भी विद्यार्थियों तक ये वीडियो पहुंच सके और उन्हें भी अपनी तैयारी करने में मदद मिल सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे एक और नई प्रैक्टिस सेट के साथ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक आप लोग अपनी तैयारी अच्छी तरह से करते रहिए। किसी भी प्रश्न पर अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।